क्या 24 की लड़ाई भ्रष्टाचार पर आ गई है? मेरठ में चुनावी रैली में पीएम इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने लोगों को भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की अपनी गारंटी याद दिलाई। वादा किया कि मोदी की गारंटी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ और विपक्षी नेता कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। वहीं दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी और पीएम मोदी को जमकर निशाने पर लिया। केंद्र पर ईडी और सीबीआई के जरिए नेताओं को जेल में डालने का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपके केजरीवाल शेर हैं, ये लोग उनको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। रैली में राहुल और प्रियंका गांधी भी पीएम मोदी पर आक्रामक नजर आए। देश में संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो साफ है कि करप्शन को लेकर पीएम मोदी जिस तरह से विपक्ष पर हमलावर है, इससे साफ मोदी चुनाव प्रचार की टोन सेट कर चुके हैं। खेमा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, एक दूसरा खेमा जो भ्रष्टाचारियों के साथ है। साफ है कि आगामी दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर हमले और तेज होंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी और जमानत पर रिहा विपक्षी नेताओं को लेकर बीजेपी आक्रामक और नजर आएगी। लेकिन इसके काउंटर अटैक के लिए विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? क्या लोकतंत्र खत्म करने और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दे काम कर पाएंगे, या फिर बीजेपी के सियासी तीरों के सामने विपक्ष एकदम बौना नजर आएगा? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए बयान। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। मैं मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल करप्शन पर। मोदी वार 24 में होगा 400 पार। मोदी की गारंटी, चुनाव में किसकी बजेगी घंटी? पक्ष विपक्ष में वार पलटवार, चुनावी पिच हो गई तैयार। करप्शन हटाओ, देश बढ़ाओ वर्सेस मोदी हटाओ, संविधान बचाओ की ये लड़ाई 24 में कितनी कारगर? ईडी सीबीआई की कार्रवाई 24 की तेज हुई लड़ाई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दें। मोहसिन रजा जी, बीजेपी नेता, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। दीपक रंजन जी, आज तो इंडी गठबंधन रामलीला मैदान में जुटा, वहां से हुंकार भरी गई। सवाल यह है कि जो बताने की कोशिश की गई, जो आप लोगों ने डिलीवर करने की कोशिश की, आपके नेताओं ने की, क्या वो डिलीवर हो पाया है जनता के बीच? देखिए, ना वकील ना दलील, सीधे जेल। जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को तानाशाही और आताताई सरकार जो है कैद में चल रही है, और जिस तरीके से उन्होंने उनको जो है इनकी टाइमिंग पे गौर करिए, चुनाव से ठीक पहले सिर्फ उनको परेशान करने के लिए कि वो अपने चुनावी सभा ना कर सके। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था, उससे हैरान परेशान और डेस्परेट होकर के जिस तरीके से उनको जेल में भेजने का काम किया। हम देखिए, हम लोग आज वहां पर जो इकट्ठे हुए थे, आपने देखा होगा आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक वहां पर किस तरीके से इंटैक्ट था। एंटी अलायंस के लोगों को आज बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज मैंने उनको सुना, वो भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने आज अपने खेमे में ले लिया है। तो भ्रष्टाचारी अब इनके हिसाब से कोई रहा ही नहीं, क्योंकि जो इनकी वॉशिंग मशीन में धुल करके साथ जिसके ऊपर ये 70,000 करोड़, 10,000 करोड़, 40,000 करोड़ ऐसे नामे में आपको नाम अगर गिनाने लगूंगा तो आपकी डिबेट भी खत्म हो जाएगी। जब वो इनके साथ चले गए तो सारे भ्रष्टाचारी जो शिष्टाचारी हो गए। और ये किस गारंटी की बात कर रहे हैं? हम तो बार बार कहते हैं राहुल जी कि ये सरकार जो है जुमलेबाजी से आई थी, और ये सरकार अपने फेक गारंटी से ही जाने वाली है।
और आज हम जो इंडिया ब्लॉक के लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे, लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे और संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है, अगर इंडिया ब्लॉक के लोग इस तरीके से एकजुट होकर के संविधान को, देश को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा, आप बताओ। विजय कौशिक जी, कल तक जो फूटे आग सुहाते नहीं थे, आज वो साथ हैं आप लोगों के। जी देखिए, इस समय देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, वो कथित रूप से इतने महान हैं कि देश का नवनिर्माण करने के चक्कर में वो पहले से देश को डिस्ट्रॉय करने में जुटे हुए हैं। और हम नहीं चाहते कि ये देश नष्ट हो जाए, इस देश की व्यवस्था नष्ट हो जाए। इसलिए कांग्रेस को आकर जिन भी क्षेत्रीय दलों ने समर्थन दिया, हमने उसे स्वीकार किया, क्योंकि देश को बचाने का लक्ष्य हमारा प्रथम था। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, तो केजरीवाल जी के ऊपर जो शराब घोटाले के आरोप हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी। हमने उस समय मोदी जी से कहा था कि दिल्ली के अंदर जो शराब नीति बदली गई है, ये बहुत घातक है, इससे देश का नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है। लेकिन मोदी जी की कहीं ना कहीं इस शराब के घोटाले में मिली भगत थी। उन्होंने केजरीवाल सरकार को ये काम करने दिया और बाद में इसके माध्यम से ब्लैकमेल करने लगे। अब जब सरकार फंस गई इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले में, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बेनकाब जिस तरह से मोदी सरकार हुई कि किस प्रकार से सीबीआईडी का इस्तेमाल उद्योगपतियों के खिलाफ किया गया और उनसे चंदा वसूली की गई, किस प्रकार से टोरेंट ग्रुप की कंपनी अपनी पार्टी के बारे में बात कर लीजिए। आपकी पार्टी का मैं अपनी ही पार्टी के लिए कह रहा हूं। हमने केजरीवाल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले को छिपाने के लिए जो केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी सरकार ने की है, ये लोकतंत्र की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। मोदी जी जिस तानाशाही वाले रास्ते पर बढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनके नीचे की धरती खिसक चुकी है। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो विरोधी पार्टी के नेताओं की हत्याएं भी करवा सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मोदी सरकार आज लाखों करोड़ रुपए खुद के प्रचार में और विरोधी पार्टियों के खिलाफ दुष्प्रचार में खर्च कर रही है। और कांग्रेस पार्टी इस सरकार के काले कारनामों को बेनकाब न करे, इसलिए हमारे ऊपर इनकम टैक्स विभाग द्वारा पहले 14 लाख की हेराफेरी का आरोप लगाया गया कि अभी हमने करीब 14 लाख के इनकम टैक्स की जो डिटेल है वो नहीं दी है प्रॉपर। और उस मामले में 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते से इस देश को इनकम टैक्स विभाग ने निकाल लिया। जहां तक इस देश में काम करने वाले कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को समझता हूं कि वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि आगे जाकर क्यों नहीं करेंगे। एक मिनट बात समझे नहीं, एक मिनट बात सुनिए विजय कौशिक जी, एक मिनट बात तो सुनिए। उनको पता है कि आगे जाकर फंस जाएंगे, इस वजह से दांव पर लगा सकते हैं। अगर कहीं गलत है तो वो दांव पर लगाए, आगे फंसेंगे, कोई भी हो। नहीं, कोई भी हो। एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी के हाथ में बच्चा है और किसी महिला को बच्चा होने वाला है, तो हाथ के बच्चे को नदी में फेंककर वो जो पेट में बच्चा है उसको बचाने की नहीं सोचेगी, पहले जो उसके हाथ में बच्चा है उससे बचाने की सोचेगी। तो आज जो अफसर हैं वो आज अपनी जान बचा रहे हैं। कल को जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो सारा पोल पट्टी खोलकर रख देंगे मोदी सरकार की। इसीलिए कह रहे हैं, किस तरह से उनकी गर्दन पर तलवार कह रहे हैं ना, काम लिया गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी अधिकारी अगर होंगे तो वो तैयार रहे। हमें नहीं लगता कि अधिकारियों के काम पर हम सवाल उठाएं। आप उठा सकते हैं, क्यों नहीं सरकार पर। देखिए, सरकार पर सवाल उठाते उठाते जो वाकई निर्माण कर रहे हैं इस भारत का, जो अधिकारी लगे हुए हैं, काम करते हैं, अरे निर्माण के चक्कर में नष्ट कर रहे हैं देश को, जिन्हें, हाँ ये आप कह रहे हैं ना, आप सरकार को कहते कहते उन्हें कहने लगे, मीडिया को कहते रहते, आप लोग सबको कहते रहते, मोहसिन रजा जवाब देंगे। मोहसिन रजा जी, पीएम मोदी तानाशाही वाला रवैया अपना रखे, उस रास्ते पर चल रखे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, यानी कि एकदम हाहाकार मच रखा है पूरे भारत में। पैसों का इस्तेमाल आप लोग करेंगे, किस तरीके से चुनाव जीते, उनके बैंक खातों को सीज कर दिया। मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में है क्योंकि वो पाक साफ है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, अधिकारी आप लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। कितने आरोप जुड़वाए, न्यायपालिका आप लोगों के दबाव में है, मीडिया आप लोगों के दबाव में, सब कुछ तो आप लोगों के दबाव में है। फिर भी देखिए कितनी खूबसूरत देश अपना, कि जो मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार सबको दिया जाता है। खुल के बोलिए।
देखिए, पहली चीज, जिस तरह से इसी रामलीला मैदान में आपने देखा होगा कि अन्ना जी बैठे थे और अन्ना जी के साथ में ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी बैठते थे, शिष्टाचारी बन के, और बड़े ही संत बन के बैठते थे, और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और कांग्रेस की सरकार को हिला देंगे। आज ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहे थे आप, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, मतलब सारी जितनी भी पार्टियां हो, मुंबई से लेकर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब एक पर थे कि आओ एक दूसरे को बचाएं। ये देश बचाने की लड़ाई नहीं है, देश बचाने की लड़ाई आदरणीय मोदी लड़ रहे हैं और 10 साल से लड़ रहे हैं। इन लोगों की लगातार गालियां भी खा रहे हैं, देश को शिखर पर ले जा रहे हैं। इन्होंने गाली देना बंद नहीं करी है, 14 सालों में लगातार ये गालियां दे रहे हैं और हर चुनाव में जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री को मिल रहा है, आदरणीय मोदी जी को मिल रहा है। ये सब जानते हैं। आज यही चर्चा कर रहे थे, इस बार फिर 400 के पार जाएंगे, फिर मोदी जी कह रहे हैं हम 400 के पार जाएंगे। भाई, जनता का हमें प्यार मिल रहा है कि उनको, जनता को आदरणीय मोदी जी पर विश्वास है, आप पर विश्वास नहीं रहा। से पहले तो भूमिका आपको तैयार जनता कर के रहे बीच में जाकर पूछना चाहिए कि आपको विश्वास क्यों आपका खो गया। आपने भ्रष्टाचार में डुबो दिया, आतंकवाद में डुबो दिया, अपराधीकरण किया, आपने एजेंसियों का मिसयूज किया था। अपना 60 साल का समय आप भूलिए मत। मैं अपने कांग्रेस के साथी, हमारे वरिष्ठ हैं, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन 60 वर्षों तक कांग्रेस ने इन एजेंसियों को कैसे हाथ बांध कर चलाया था, ये उनकी मर्जी से चलती थी। आज हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। अब आप एजेंसियों पर भी सवाल उठाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाएंगे, आप किस पर, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएंगे, विदेश जाएंगे तो देश पर सवाल उठाएंगे। अरे भाई, कहीं तो रुक जाइए। देश की 142 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी के साथ, ये चंद लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्या बताना चाहते हैं देश को? इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, इन्होंने लूटपाट नहीं की देश के अंदर। आज गरीब संपन्न हुआ, आज गरीब को घर मिला, आज योजनाओं का लाभ मिला। पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे हमारे जमीन पर उतरते हैं, 85 पैसे हमारे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, 15 पैसे जमीन पर उतरते हैं। तो आज 1 रुपया अगर भेजा जाता है तो 1 रुपया पूरा सीधा हमारे लाभार्थी के खाते में जाता है। तो ये व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने दी है ना, तो इस बात को मानना पड़ेगा ना। अब आप इधर उधर घुमाने फिरने लगते हैं, सच्चाई स्वीकार करिए। बोलिए कौशिक जी। इनको ये सच समझना होगा कि राजीव गांधी जी ने ये तथ्य देश की जनता के सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि हम इस भ्रष्टाचार को जो हमारे से पहले हो रहा था उसको हम खत्म करेंगे। इसलिए ये जो देश के अंदर आप सूचना क्रांति का दौर जो देख रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की देन थी। वो कंप्यूटर लेकर आए थे जिसका विरोध किया था भाजपा के लोगों ने, ये कहकर कि इससे लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। आज ये बातें बना रहे हैं। ये वो मोदी सरकार है जो जीएसटी का 18% का भी विरोध करती थी, आज लोगों के ऊपर 28% तक जीएसटी लगा रखी है। ये वो लोग हैं जो 49% एफडीआई का विरोध करते थे, आज मोदी सरकार ने कितने ही क्षेत्रों में 100% एफडीआई कर रखी है। अरे इन लोगों ने किसी भी मुद्दे पर इस देश को नहीं बख्शा, कर्जदार भी बना दिया और विदेश व्यापार घटा। आपका कहना था कि कंप्यूटर लाया जा रहा था तो विरोध किया, कंप्यूटर आया फिर विरोध नहीं हो रहा है। आपका कहना है कि एफडीआई लाया जा रहा था, बीजेपी वाले एफडीआई का विरोध कर रहे थे, फिर भी बीजेपी लेकर आती है। आप कह रहे हैं जीएसटी का विरोध बीजेपी करती थी, फिर भी वो लेकर तो आए ना। आप जो अच्छी चीजें बता रहे हैं वो तो लेकर आए। क्या बात आप कर रहे हैं? मैंने क्या कहा कि जीएसटी के विरोध में नहीं है हम, इसका जो जीएसटी के नाम पर लूट मचा रखी है। सुनिए, जब ये खुद विपक्ष में थे तो 18% का विरोध करते थे कि मैक्सिमम 18% भी नहीं होनी चाहिए, और आज 28% तक जीएसटी लगा रखी है। किस खुशी में लगा रखी है? पेट्रोल डीजल को उससे बाहर क्यों निकाल रखा है, जबकि कहते थे एक देश एक टैक्स व्यवस्था। चीज ये बता, पेट्रोल डीजल पर 50% से ऊपर ज्यादा टैक्स है, ये क्या, यानी कि सीधे 100% टैक्स। मेरा सवाल है, ये क्या भ्रष्टाचार से कहीं कनेक्ट कर रहा है क्या? ये करप्शन से कनेक्ट? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आप समझिए, अगर रशिया से तेल खरीदा और भारत सरकार ने खरीदा तो मोदी जी ये बताएं कि उससे भारत सरकार को क्या फायदा हुआ? हकीकत में यह है कि मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया है। उस तेल का फायदा अंबानी जैसी कंपनियों ने उठाया है। देश को क्या फायदा मिला है? और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई है इस मामले में लेकर। और
जिस रूस के लिए कहा जा रहा था कि वो भारतीय मुद्रा में लेने के लिए तैयार है, आज उसको चीनी मुद्रा में भारतीय कंपनियों ने पेमेंट क्यों दी है? मुझे बताइए, देश के साथ धोखा है या नहीं है? आज चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी जी। इस देश में मोदी बीजेपी सरकार ने जनता के हाथों में धूल झोंकी है केवल। मोहसिन रजा जी, देखिए, ये सारी परेशानी इस बात की है कि जिन चीजों के बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे, उन चीजों को जनहित में, देश हित में आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अरे भैया, कंप्यूटर तो कांग्रेस लेकर आई। विजय जी, आप खाली सोचा करते थे 60 वर्षों की सरकार में और 10 वर्षों फिर आप विरोध क्यों किया करते थे हमारी पॉलिसीज का? अब सुन तो लीजिए, सवाल उठाया है विजय जी, अब तो सुन तो लीजिए। घर पर पहुंच गया। कंप्यूटर को मोदी जी लेकर आए क्या? 2014 से पहले लोग खाना नहीं खाते थे क्या? सरकार चलाई 60 वर्षों की सरकार में। आपको फिर यही नहीं मालूम इस देश में कांग्रेस का शासन 49 वर्ष रहा है। नया भारत बनकर खड़ा हुआ है, ये वही भारत है। अरे फर्जी भारत बना दिया इन्होंने देश को, नकली भारत बना दिया, आगे बढ़ते थे, जिसके फर्जी आंकड़े कुछ और कहते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। व्यापार, हमारे उद्योग, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने। ये क्यों हो गया? आदरणीय मोदी आज यहाँ का पैसा विदेशी कंपनियों की जेब में जा रहा है और भारतीय दुकानदार सड़कों पर खाली बैठे हैं। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता था। आज सुरक्षा के कारण यहाँ पर 34 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, 20 लाख करोड़ के धरातल पर उतर गए। तो ये अपने आप मान लिया ना आपने कि यूपी को बेच रहे हैं आप, पूरे देश को बेच रहे हैं आप पूंजीपतियों के हाथों। उपलब्धियां हैं और मोदी जी ने जिस तरह से ये उपलब्धियां नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड पर कंक्रीट के जंगल खड़े करना, ये बदकिस्मती है देश की। 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा ना कहिए, दीपक रंजन जी का दिल टूट जाएगा। दीपक रंजन जी बता रहे हैं आपको, 2047 तक नहीं, ऐसा ना कहिए। उत्तर प्रदेश में भी चाहिए, समाजवादी पार्टी बहुत आपका वैकेंसी से मतलब ये है कि बेहतर तरीके से लड़ रही है, तक कोई रोजगार नहीं है। कांग्रेस साथ में है। आप इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि देश में कोई रोजगार नहीं है। एक मिनट विजय जी, आपके साथी हैं, आपके साथी राहुल जी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी धरती पे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गालियों का हिसाब रखते हैं। अब उन गालियों में पता नहीं ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको भर भर के जो गालियां दी थी वो इसमें इंक्लूड है या नहीं है। जो नीतीश कुमार जी ने उनको गालियां दी थी वो पता नहीं इंक्लूड है या नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं मोहसिन रजा जी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। मैं इनको आज से नहीं, मैं समझता हूँ इनको मैं 30 साल से जानता हूँ। और ये सच को सच के लिए और झूठ को झूठ के लिए लड़ जाते थे, चाहे अंपायर से लड़ना हो, चाहे सेलेक्टर से लड़ना हो, और ये नेशनल लेवल तक खेले। लेकिन आज ना मालूम इनको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाकर के क्या हो गया। अरे भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आप 4 दिन पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो और ऐसा आरोप नहीं लगाते हो, नारायण राणे जी एविएशन घोटाला, अजीत पवार जी सिंचाई घोटाला, शुभेंदु अधिकारी जी, ना मालूम ऐसे कितने कितने लोग हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा जी। लेकिन आज ये बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो मैं मोहसिन भाई हमारे बड़े भाई हैं, इनसे हम लोग ने खेलना सीखा है, इनके साथ कभी कभी हम लोग को मौका भी मिलता था। लेकिन आज ये उस चीजों का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि भाई जिन्होंने आपको पानी पी पी के बोरा भर भर के गालियां दी, उनको लेने की कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई आपको? जो इतने भ्रष्टाचारी, जिनके भ्रष्टाचार आपने सीना ठोक करके आपने कहा था, गारंटी दी थी कि इन भ्रष्टाचार, अरे आप जेल भेजते ना इनको, किसने रोका था आपको? आप भेजते अजीत पवार को जेल, आप भेजते नारायण राणे को जेल, आप भेजते शुभेंदु अधिकारी को जेल, आप भेजते प्रफुल्ल पटेल को जेल, आप भेजते मुशर्रफ जी को जेल, ऐसे बहुत से, आप भेजते हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जेल, आप भेजते सिद्धरमैया जी को जेल। किसने रोका था आपको? आपने उनको अपने में ले लिया। आप खुद सोचे राहुल जी, देखिए मैं किसी, आप उसको एज ए लेमैन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप 4 दिन पहले आप जिसके लिए आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार उनका गिना रहे हैं, और 4 दिन बाद ऐसा कौन सी चीज उनको जो है उनके अंदर ऐसी अच्छाई आ गई? ये तो जवाब मोहसिन रजा जी देंगे, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं तो सवाल ही कर सकता हूं। राहुल भाई, मैं राहुल भाई मैं आपके थ्रू पूछ रहा हूं। मोहसिन भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं बात ये कह रहा था कि मैं जहां तक इनको जानता हूं, ये सेलेक्टर से इनका सिलेक्शन हम लोग जहां तक जानते हैं, ये सही के लिए लड़ते थे और कोई गलत कहता था तो उसके लिए भी लड़ते थे। मैं भी समाजवादी पार्टी को जानता हूं,
इसी संसद में मुलायम सिंह यादव खड़े हुए थे, मोदी के लिए बोल रहे थे और उन्होंने अपनी दिल्ली तमन्ना भी कही कि मैं चाहता हूं कि अगली बार फिर आप पीएम बने। अरे राहुल नहीं, एक बात कह रहा हूं, नहीं उसको नहीं, एक बात कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा के बाद इनाम दे तो दिया। नहीं, ऐसे तो अटल बिहारी, ऐसे तो भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप उसे अन्यथा ना ले, अन्यथा ना ले दीपक रंजन जी, विजय जी, एक बात कह रहा हूँ, एक वो समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव की थी, एक आज की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की। ठीक है, आपका जो जवाब, आपका जो सवाल है, नहीं दीपक रंजन जी, मैं तो एक उदाहरन दे रहा था, मोहसिन रजा जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब तो अनबायस होकर के चुनाव करा लो, कम से कम देश को सही तस्वीर। मोहसिन रजा जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात। मोहसिन रजा जी आपका जवाब दे रहे हैं, कुछ किया हो, जवाब लेंगे, जवाब लेंगे आप, इंटरप्ट किया ना, जवाब तो दे रहे थे। दीपक रंजन जी, वाजपेयी जी से दीपक रंजन जी जवाब लेंगे, क्या उनसे दीपक रंजन जी जवाब लेंगे। राहुल जी जब जाइएगा तो अटल जी, मैं तो मुलायम सिंह, भाई मुलायम सिंह की पार्टी जो है, मैं तो उसकी बात कर रहा था, मैं तो अटल जी, क्योंकि मैं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा था, आप कहां लेकर चले गए? अटल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे क्या, या इस देश का हिस्सा नहीं? मोहसिन रजा जी जवाब दे दीजिए। अटल जी, हाँ नाम जवाब दीजिए। कल को अखिलेश यादव भी शामिल हो जाएंगे आपकी पार्टी में, तो बहुत अच्छे हो जाएंगे क्या? देखिए राहुल जी, एक सबसे अच्छी बात आपको मैं बता दूं, दीपक हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेले हैं और काफी अच्छे इंसान हैं। वो अलग बात है कि उस पार्टी में चले गए हैं जहां से डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने तमाम बातें कही कि इनको जेल में नहीं भेजा, उनको जेल में नहीं भेजा, इनको जेल में नहीं भेजा, इनको भी भेज सकते थे। आप ये देखिए कि वो लोग कितने अच्छे थे कि जिन्होंने देश हित में अपनी उन पार्टियों की विचारधाराओं को त्याग दिया जो देश हित में नहीं काम कर रही थी, उनको छोड़कर, क्योंकि वो जननायक हैं, वो भी नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए और राष्ट्र के हित के लिए काम करना चाहते हैं। जो हमारे साथ आए हैं उनका दिल कितना बड़ा है, जो उन्होंने देखा कि जो लोग हमारे आका हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको आने में देर नहीं लगी। आदरणीय मोदी जी की विचारधारा को उन्होंने देखा, आज देश को मोदी जी कितना आगे ले गए हैं 10 वर्षों में, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। अरे हम तो ये कहते हैं कि आप देश में देखते देखते आप देश के बाहर भी तो देख लीजिए, देश के बाहर उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कितने देशों ने दिया है, किस बात के लिए दिया? वहां तो कोई विपक्ष नहीं है हमारा, वहां तो विपक्ष के लोग नहीं है भाई, वहां तो हिंदुस्तान है। आपको ये तो मानना चाहिए, तो इसमें सम्मान तो आपका। लेकिन एक चीज ये है विजय जी, मोहसिन रजा जी और दीपक जी, तय तो अब जनता को ही करना है ना। आप लोग अपनी बातें डिलीवर कीजिए जनता के बीच। क्या ये मान ले, लेकिन साहब देखिए वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। 24 के परिणाम के बाद एक चीज ये बता दीजिए राहुल जी, आप ये देखिए कि 2014 से लेकर लगातार अभी तक वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का दिन पर दिन हर चुनाव में बढ़ा है। 14 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 22 ले लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल, हालांकि ये सवाल अब जनता के बीच भी मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि 24 का परिणाम तय कर देगा कि वाकई संविधान खतरे में है या वाकई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। ये तो जनता तय करेगी, किसने उड़ाई ये तो जनता तय करेगी। 24 का परिणाम तो जब रिजल्ट सामने होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर ये ना कहा जाए ना कि ईवीएम को बदला गया, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई या लोगों को बरगलाया गया, बेवकूफ बनाया गया, ये चीजें तो नहीं होंगी। जितने घोटाले इस देश के अंदर किए हैं, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर एक तरफ इंडी गठबंधन एक मंच पर संविधान बचाने की दुहाई, तो दूसरी ओर मेरठ में पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। हालांकि अब तो जनता को 24 का जो फाइनल रिजल्ट है वो देना है। क्या सवाल है कि क्या इसके बाद भी सियासत रुक जाएगी? संविधान बचाने वाली जो बात कही जा रही है या भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, या फिर कुछ नया पैंतरा आएगा विपक्ष की तरफ से, या सत्ता पक्ष जिस गारंटी की बात कर रहा है वो धरातल पर और तेजी के साथ उतरेगा? दो टूक में इतना ही।